हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इन दिस लेक्चर वी विल स्टडी भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। हमने अपनी रैपिड डिटेल क्लास की सीरीज चलाई हुई है जिसमें हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम को पढ़ रहे हैं। तो अब तक हम पूरे सेक्शन 7 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमने सेक्शन 8 के आगे तक पढ़ना है, ठीक है। और मैं साथ के साथ, जैसा कि आपको पता है, मैं इंटरप्रिटेशन हर एक सेक्शन की साथ के साथ बताते हुए चल रहा हूँ। और मैंने बाद में बताया कि नोट्स में से जो मेरे नोट्स मैंने पढ़े हैं उसमें से मैं बाद में पढ़ कर बताऊँगा, और ताकि आपके भी नोट्स रेडी हो जाएंगे, ठीक है। तो मेन बात है, आज की वीडियो चालू करने से पहले मैं एक बात आपको सबको बताना चाहता हूँ। भाई, मेरे पास बहुत सारे फ़ोन्स आते हैं, बहुत सारे कॉल्स आते हैं, जिसमें जो मुझसे जूनियर हैं, जो कभी मेरे से कॉलेज में साथ पढ़ते थे, ठीक है, जो मेरे से जूनियर थे या मेरे साथ और भी किसी तरह अटैच्ड हैं, जो लॉ की फील्ड में है, वो लॉ कर रहे हैं अभी, ठीक है। तो वो मेरे पास फ़ोन करते हैं कि भाई हमें इंटर्नशिप करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। देखो, अब सिंपल सा फंडा मैं इंटर्नशिप का बता देता हूँ। इंटर्नशिप आप करो तो एक ऐसे सीनियर एडवोकेट के पास करो जो आपको रिस्पेक्ट दे, ठीक है। जो आपको रिस्पेक्ट दे, ऐसे के साथ करो जो आपको भाई बहन समझ के आपको काम सिखाए, ठीक है। आपको अपना बेटा बेटी समझ के काम सिखाए, ना कि आपके ऊपर कोई एहसान करे, ठीक है। तो मैंने 2021 से लेकर 2024 के मई तक फुल इंटर्नशिप की है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने अपने केस इंडिविजुअल भी लिए हैं और मैं सीनियर के साथ भी लगा हुआ था, पर अब मेरा इंटर्नशिप का पूरा हो गया है, तो अब मैं जुडिशल की प्रिपरेशन पे लगा हुआ हूँ, ठीक है। लेकिन मेरा तो मानना यही है, अगर कोई भी मेरा फ्रेंड है और कोई भी अदर अननोन है, तो सीधी सीधी बात यही है भाई, इंटर्नशिप करो। सिर्फ 2 महीने के लिए आप करो। 2 महीने में इंटर्नशिप में क्या सीखो? सिर्फ सीखो तो कोर्ट की, भाई कैसे कोर्ट में अपीयर होते हैं जज के आगे, कैसे जज की रिस्पेक्ट की जाती है, कैसे कैसे जज को बुलाया जाता है, कैसे जज को क्या नाम है, उनसे बात कैसे की जाती है, आदर से, ठीक है, रिस्पेक्ट से। और भाई और अदर एक्टिविटीज़ जैसे एलमद रूम में जाओ, ठीक है, सिविल एलमद से मिलो, क्रिमिनल एलमद से मिलो, फाइलिंग ब्रांच के रूल्स देखो कि भाई कैसे केस फाइल होता है, ठीक है। और रही बात भाई नॉलेज की, तो सीनियर एडवोकेट चाहे घर का हो चाहे भाई कोई बाहर का, आपने कोई लॉ फर्म ज्वाइन की हो, सीनियर एडवोकेट मेरे हिसाब से तो 100 में से 90% सीनियर एडवोकेट्स कुछ नहीं सिखाते हैं। 10% वो सिखाते हैं जिनके पास काम थोड़ा कम होता है, और 90% जिनके पास काम थोड़ा ज़्यादा होता है वो आपको कुछ भी नहीं सिखाएंगे। मान के चलिए, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने पेड इंटर्नशिप भी की है, उन्होंने 40-40 हज़ार रुपये महीने के भी दिए हैं पेड इंटर्नशिप करने के लिए, पर एंड रिजल्ट क्या निकला कि उनको कुछ भी नहीं आया समझ में। भाई मेन बात तो समझ में आएगा, आप सब्जेक्ट आप बेर उठा के बस बुक से पढ़ने लगोगे ना, तब आपको लॉ की क्लैरिटी होगी और तब आपको लॉ समझ में आएगा। आप कोर्ट में जाओगे, धक्के खा के आ जाओगे, कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। आपको बस तारीख लेने के लिए वो भेज देंगे। क्या आप लॉ पढ़ रहे हो बस तारीख लेने के लिए? नहीं, वो तो आप अच्छे लॉयर बन के एक क्लर्क भी आप हायर कर सकते हो, वो क्लर्क आपके लिए डेट ले आएगा, ठीक है। तो मेनली बात यही है कि भाई पहले पढ़ो, पहले लॉ के कॉन्सेप्ट को क्लैरिफाई कर लो अपने मन में, कंसेप्चुअल क्लैरिटी बैठा लो, उसके बाद ही कोर्ट में वकालत करने जाओ। और भाई आप जज लग जाते हो या पीपी लग जाते हो तो उसके तो क्या ही कहने, ठीक है। तो मेन बात, जो मेरे फ्रेंड्स मेरे को कॉल करते हैं, फिर अदर जो व्यूअर्स हैं वो वीडियो देख रहे हैं जो इंटर्नशिप करना चाहते हैं, तो मेनली क्या करे वो भाई, इंटर्नशिप या तो अपने किसी घर का कोई व्यक्ति हो जो आपको बेटा बेटी की तरह आपको काम सिखाए, ऐसे के साथ जाना, वरना किसी ऐरे गहरे के साथ मत जाना, नहीं तो आपको बहुत ही ह्यूमिलेटिंग बिहेवियर से गुजरना पड़ेगा। भाई सच बता रहा हूँ, मैंने तो इंटर्नशिप 2-2.5 साल की है, तो मैंने तो अपने घर का, हमारे घर के एक वकील साहब हैं उनके साथ ही की थी, जो तो मेरे को बिल्कुल भाई की तरह रखते थे, बिल्कुल छोटे भाई की तरह रखते थे, बिल्कुल भी आज तक उन्होंने मेरे को 1% भी आज तक ह्यूमिलेटिंग फील नहीं कराया, ठीक है। और देखिए, आज फिर हम शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक भारतीय साक्ष्य अधिनियम का सेक्शन 8 से, ठीक है। ये सेक्शन 8, 9, 10 जितने हमसे होते हैं आज हम कर लेंगे, ठीक है। सेक्शन 8 भारतीय साक्ष्य अधिनियम में पढ़ने वाला इंडेक्स, थिंग्स सेड और डन बाय कॉन्सिपरेटर्स। थिंग बोली गई या फिर की गई किस द्वारा? कंसिपरेटर द्वारा। कंसिपरेटर क्या होते हैं? एक या एक से ज़्यादा व्यक्ति, एक तो होना चाहिए मिनिमम, वन और मोर पर्सन जब मिल जाते हैं एक क्राइम को, एक ऑफेंस को कमिट करने में, तो वो कंसिपरेटर्स बन जाते हैं, जो कि एक षड्यंत्र बना रहे हैं, ठीक है, इन रेफरेंस टू कॉमन डिज़ाइन। और उन्होंने उन्होंने कंसिपरेटर्स ने वो थिंग करी, मतलब थिंग बोली, एक चीज़ बोली और एक चीज़ करी, डन की, तो वो कैसे की, किस संदर्भ में की? एक उनका कॉमन डिज़ाइन था, मतलब सभी कंसिपरेटर को एक कोई ऑफेंस अपराध करना था, ठीक है, सबको अलग अलग नहीं करना था, कि सारे कंसिपरेटर को एक अपराध करना था, और उसके लिए ही उन्होंने कोई षड्यंत्र बनाया हुआ है। और षड्यंत्र जहाँ से बनना चालू हुआ, वहाँ से लेके षड्यंत्र जहाँ तक एंड हुआ, उस तक जो सारी बातें रहेंगी जो किसी भी कंसिपरेटर ने अपने मुंह से निकाली, तो वो रेलिवेंट हो जाएंगी, ठीक है। अब सेक्शन 8 की हम बॉडी पढ़ते हैं। वेयर देर इज अ रीजनेबल ग्राउंड, जहाँ एक उचित आधार है, टू बिलीव डेट 2 और मोर पर्सन हैव कंस्पायर्ड टुगेदर। और क्या क्या बिलीव किया जाता है, क्या यकीन किया जाता है कि 2 या 2 से अधिक व्यक्ति
कंस्पायर हो गए हैं, वो साथ में जुड़ गए हैं टू कमिट एन ऑफेंस। और किसके लिए? एक अपराध घटित करने के लिए, एक अपराध के कमीशन के लिए। तो कितने व्यक्ति जुड़ गए हैं? मिनिमम 2 और मैक्सिमम 2 और मोर कितने भी, ठीक है। और एन एक्शनेबल रोंग, या तो वो कोई अपराध करने वाले हैं या कोई एक्शनेबल रोंग करने वाले हैं। अब एक्शनेबल रोंग क्या होता है? जो उनके खिलाफ डैमेजेस सूट, सिविल सूट का केस डल सकता है, कुछ ऐसा काम करने वाले, ठीक है। एनीथिंग सेड, अब कुछ भी जो बोला गया। एनीथिंग डन, कुछ भी जो करा गया। और रिटर्न, एनीथिंग रिटर्न, कुछ भी जो लिखा गया। बाय एनी वन ऑफ सच पर्सन्स, उनमें से, उन कॉन्सिपरेटर में से किसी भी एक ने, चाहे लिखा हो, बोला हो, चाहे चाहे किया हो, ठीक है। इन रेफरेंस टू देयर कॉमन इंटेंशन, और किस संदर्भ में किया है उस एक ने? जब उनकी कॉमन इंटेंशन के संदर्भ में, उनकी कॉमन इंटेंशन जो थी एक अपराध को करने की, एक एक्शनेबल रोंग को करने की, उन सब की कॉमन इंटेंशन के चलते एक व्यक्ति ने कुछ बोला है, कुछ किया है और कुछ कहा है, तो क्या होगा? आफ्टर द टाइम व्हेन सच इंटेंशन वाज फर्स्ट एंटरटेन्ड बाय एनी वन ऑफ देम, और किस टाइम के बाद उन्होंने कुछ बोला है, कुछ कहा है और कुछ लिखा है? जब कॉमन इंटेंशन सबके बीच में घुल गई थी, सारी बातें सबके बीच में आ गई थी, सारे पत्ते खुल गए थे, सबको पता चल गया था हम क्या कांड करने वाले हैं। तो उसके बीच में किसी ने, उसके स्टार्ट होते के साथ, एंटरटेन होते के साथ किसी ने कुछ बोला है, तो वो क्या होगा? इज़ अ रेलिवेंट फैक्ट, तो अब वो संदर्भित तथ्य हो जाएगा। एज अगेंस्ट ईच ऑफ द पर्सन्स बिलीव टू बी सो कंस्पायरिंग, और सिर्फ उस एक के लिए नहीं होगा जिसने अपने मुंह से ध्वनि निकाली है, कुछ किया है, कुछ बोला है, कुछ लिखा है, उसके एक के लिए नहीं होगा। जितने भी अब कॉन्स्पिरेसी में जो व्यक्ति हैं उनके लिए वो क्या हो जाएगा? वो रेलिवेंट हो जाएगा, ठीक है। उनके लिए, उनके अगेंस्ट में, विरुद्ध में वो यूज़ किया जाएगा जो एक व्यक्ति ने बोला है, ठीक है। as well for the purpose of proving the existence of the conspiracy, as for the purpose of showing that any such person was a party to it। अब ये देखिए लेटर पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। as well for the purpose of proving, और दूसरों के विरुद्ध में एक व्यक्ति की बात बोली गई, कही गई, लिखी गई, क्या काम में आएगी? एज वेल फॉर द पर्पज ऑफ प्रूविंग, पर्पज सिर्फ किस मतलब के लिए? प्रूव, साबित करने के लिए। द एग्जिस्टेंस ऑफ द कंस्पिरेसी, की हाँ अस्तित्व में थी इन जो ये 2 से अधिक व्यक्ति जो जुड़े हुए हैं एक ऑफेंस करने के लिए, एक एक्शनेबल रोंग करने के लिए, इनकी कॉमन इंटेंशन थी, और जो इनका जो ये कॉन्स्पिरेसी में आए थे वो अस्तित्व में थी कॉन्स्पिरेसी, और ये एक एक्शनेबल रोंग और ऑफेंस करने वाले थे, ठीक है। एज फॉर द पर्पस ऑफ शोइंग डैट, और बस किस पर्पस के लिए यह दिखाया जाएगा? किस पर्पस के लिए यह दिखाया जाएगा कि इनकी कंस्पिरेटर ने कंस्पिरेसी कर ली थी, इनका अस्तित्व था। ऑफ शोइंग डैट एनी सच पर्सन वॉज अ पार्टी टू इट, या फिर एक फैक्ट यह भी दिखाता है कि भाई कोई पर्सन तो पार्टी तो था पर वो निकल गया था उस कंस्पिरेसी से, तो यह भी दिखाया जा सकता है, ठीक है, जब उसने वह कंस्पिरेसी एंटरटेन कर ली थी, ठीक है। तो ये था हमारा सेक्शन है। अब इसकी इलस्ट्रेशन पढ़ते हैं, फिर इसके 2-4 बारे में, इसकी बात सेक्शन के बारे में और बताऊंगा आगे चल के, ठीक है। अभी देखिए इलस्ट्रेशन पढ़ते हैं हम सेक्शन 8 भारतीय साक्ष्य अधिनियम की। रीजनेबल ग्राउंड एग्जिस्ट फॉर बिलीविंग दैट ए हैज़ जॉइंड इन अ कॉन्स्पिरेसी टू वेज वार अगेंस्ट द स्टेट। उचित आधार उत्पन्न हो गए हैं यह यकीन करने की ए ने एक कॉन्स्पिरेसी को ज्वाइन कर लिया, एक षड्यंत्र को ज्वाइन कर लिया है टू वेज वार अगेंस्ट द स्टेट। और क्या है वो षड्यंत्र? की भाई जो राज्य है, राज्य की सरकार है, उसके विरुद्ध एक जंग छेड़नी है, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। द फैक्ट दैट बी प्रोक्योर्ड आर्म्स इन यूरोप, एक तथ्य यह दिखाया जाता है कि बी ने हथियार इकट्ठे किए हैं यूरोप में फॉर द पर्पस ऑफ कॉन्स्पिरेसी, और किसके लिए? बस इस कॉन्स्पिरेसी के लिए, राज्य सरकार के जंग में वो हथियार यूज आने वाले, ठीक है। सी कलेक्टेड मनी इन कलकत्ता फॉर अ लाइक ऑब्जेक्ट, सी ने पैसे जुटाए, सी ने पैसे इकट्ठे किए कलकत्ता में, किसके लिए? बस यही लाइक ऑब्जेक्ट की राज्य के विरुद्ध जंग छेड़नी है, ठीक है। डी परसुएटेड पर्सन्स टू ज्वाइन द कंस्पिरेसी इन मुंबई, डी ने और व्यक्ति को इकट्ठा किया, इनवाइट किया कि आप आइए। डी ने और व्यक्ति को मुंबई में इकट्ठा किया, बोला, उनको भाषण दिया कि आप आइए और हरियाणा सरकार के विरुद्ध हम जंग छेड़ेंगे, आप हमारा साथ दीजिए, ठीक है। ई पब्लिश राइटिंग एडवोकेटिंग द ऑब्जेक्ट इन व्यू एट आगरा, ई ने अब क्या किया? बहुत सारी पब्लिकेशन छापी जो कि भाई राज्य सरकार के विरुद्ध कैसे जंग छेड़नी है उसका सारा आइडिया प्लान लिखा गया है, ठीक है। आगरा में यह किया। एंड एफ ट्रांसमिटेड फ्रॉम दिल्ली टू जी एट सिंगापुर द मनी विच सी हैड कलेक्टेड एट कलकत्ता। ये लीजिए, अब एफ ने क्या किया? एफ ट्रांसमिटेड फ्रॉम दिल्ली टू जी, एफ ने ट्रांसमिट किया, क्या किया? जी को कुछ ट्रांसमिट किया, क्या किया? एट सिंगापुर, जी जो सिंगापुर में है, एफ ने दिल्ली से उसको जी को क्या ट्रांसमिट किया? द मनी विच सी हैड कलेक्टेड एट कलकत्ता, जो सी ने पैसे इकट्ठा करे हुए थे ना कंस्पिरेसी के लिए, वो सीधा एफ ने दिल्ली से भेजे जी के पास जो कि सिंगापुर में उसको मिले, ठीक है। एंड द कंटेंट्स ऑफ अ लेटर रिटन बाय एच गिविंग एन अकाउंट ऑफ द कंस्पिरेसी, और एफ ने जी को क्या भेजा? जो एच ने जो आगरा में जो पब्लिकेशन छपाई थी लेटर्स की, जो लेख छपवाए थे जिसमें लिखा हुआ था कि प्लान के हम कैसे राज्य सरकार के विरुद्ध जंग छेड़ेंगे, तो उसका जो प्लान था, जो उसके कंटेंट्स थे
वो भी किसको भेजे, एफ ने जी को भेज दिए, ठीक है, जो कि एंड द कंटेंट्स ऑफ अ लेटर रिटन बाय एच गिविंग एन अकाउंट ऑफ कॉन्स्पिरेसी, सॉरी जो इसमें एच ने है, एच क्या कोई कंटेंट लिखता है, कोई ऐसा पब्लिकेशन लिखता है जो कि डिफेमेटरी है, जो कि मतलब डिफेमेटरी तो क्या, वो जंग छेड़ने के लिए उसमें प्लान लिखा गया है, ठीक है। आर ईच रेलिवेंट, तो ये सारे के सारे, ई ने जो काम किया, बी ने जो काम किया, सी ने किया, डी ने किया, ई ने किया, एफ ने किया, जी ने किया, एच ने किया, ये सारे के सारे रेलिवेंट है, संदर्भित तथ्य हैं किसके विरुद्ध, जब एक केस हो जाएगा, इन्हें ये कुछ ऑफेंस कर देंगे, अपराध कर देंगे उसके विरुद्ध। बोथ टू प्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ द कॉन्स्पिरेसी, ये अब ईच रेलिवेंट किसके लिए होंगे भाई, एक तो ये साबित कर देंगे कि हाँ भाई कॉन्स्पिरेसी षड्यंत्र रचा थे इन सब के द्वारा, ए से लेके एच के द्वारा, एंड टू प्रूव ए इज कम्प्लिसिटी इन इट, और भाई ए अगर क्वेश्चन उठता है, ए का क्या, ए मेंबर था, ए गैंग मेंबर था इस कंस्पिरेसी में, षड्यंत्र में, तो उसकी कम्प्लिसिटी भी प्रूव हो जाएगी इनका, अगर हम कंस्पिरेसी प्रूव कर देंगे, ठीक है। ऑल्दो ही मे हैव बीन इग्नोरेंट ऑफ ऑल ऑफ देम, फिर भी ये कहा जा रहा है बेशक से ए को इन चीज़ों के बारे में नहीं पता कि बी हथियार जुटा रहा है यूरोप में, सी पैसे इकट्ठा कर रहा है कलकत्ता में, डी मुंबई में लोगों को जोड़ रहा है, ई पब्लिकेशन कर रहा है कोई मटेरियल जो कि प्लान बताता है जंग छेड़ने का, कह रहा है ए को इन सारी चीज़ों के बारे में ज्ञान ना हो, लेकिन फिर भी क्या होगा, ऑल्दो ही मे हैव बीन इग्नोरेंट ऑफ ऑल ऑफ देम, फिर भी वो लापरवाह होगा इसके लिए, उसको पता नहीं होगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है उसको पता हो सारी बातें। द पर्सनस बाय होम दे वर डन वर स्ट्रेंजर्स टू हिम, और यह भी हो सकता है कि जिन व्यक्तियों ने ए के लिए ये काम किया वो उसको जानते ना हो और वो उन्हें जानता ना हो, वो स्ट्रेंजर्स हो, बिल्कुल पहली बार मिले हो। एंड ऑल्दो दे मे हैव टेकन प्लेस बिफोर ही जॉइंड द कॉन्स्पिरेसी और आफ्टर ही लेफ्ट इट, या जो सारे ये काम जो बी ने क्या कार्य किया, बी ने कार्य किया पैसे पूसे जुटाए यूरोप में, नी आर्म्स इकट्ठा किए यूरोप में, सी ने पैसे पूसे जुटाए कलकत्ता में, डी ने बंदों को इकट्ठा किया मुंबई में, तो ये कह रहा है एंड ऑल्दो दे मे हैव बीन टेकन प्लेस बिफोर ही जॉइन द कॉन्स्पिरेसी, तो ये सारे जो बी सी डी ई एफ ने जो ये अपने काम करे, ये ए के कॉन्स्पिरेसी में ज्वाइन होने से पहले भी उन्होंने चाहे कर दिए हों और आफ्टर ही लेफ्ट इट, या ए ने जब कॉन्स्पिरेसी छोड़ दी, जब उन्होंने ये सारे कार्य किया हो, तो क्या होगा, जब भी ए का रोल साबित किया जाएगा कि हाँ भाई ये कभी ना कभी इस कंस्पिरेसी का पार्ट था, अगर वह छोड़ चुका होता है, तो अगर छोड़ चुका होता है और जब कुछ कांड होता है और ए का रोल पाया जाता है तो ऑब्वियसली वो फंसेगा ही फंसेगा, ठीक है। तो यह था इसका इलस्ट्रेशन, सेक्शन 8 भारतीय साक्ष्य अधिनियम का इलस्ट्रेशन मैंने कराया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। अब मान के चलिए, अब ये जैसे अब ए ने जैसे ये कंस्पिरेसी ज्वाइन कर ली थी, हमारे इसमें कितने व्यक्ति हो गए, ए बी सी डी ई एफ जी एच, हमारे इसमें 8 व्यक्ति हो गए, ठीक है। अब क्वेश्चन उठता है बस, क्या ए इन 7 व्यक्तियों के साथ एक कॉन्स्पिरेसी में जुड़ा हुआ था जो जंग छेड़ने वाली थी राज्य सरकार के विरुद्ध, ठीक है, जो भारत सरकार राज्य सरकार कुछ भी समझो उसके विरुद्ध। तो अब ए के ऊपर क्वेश्चन है, ए की लाइबिलिटी डिसाइड कर रहा है कोर्ट, ठीक है। अभियोजन पक्ष को एविडेंस एड्यूस करना है प्रोसिक्यूशन को। अब तो क्या होगा, तो सीधा सीधा दिखाया जाएगा जी, जब ये कंस्पिरेसी में जुड़ा ना, तो बी क्या कर रहा था, बी यूरोप में हथियार इकट्ठे कर रहा था, सी कलकत्ता में क्या पैसे इकट्ठे कर रहा था, और अलग अलग जो और व्यक्ति हैं, जो 7 और व्यक्ति हैं, वो अलग अलग कार्य करते, और उनका एक कॉमन इंटेंशन थी, उनका इंटेंशन क्या थी कि भाई उन्हें क्या करना है, उन्हें सीधा सीधा सरकार के विरुद्ध जंग छेड़ना है। और ए वॉज वेरी वेल अवेयर अबाउट देम, ठीक है, कि वो ऐसा सब कर रहे हैं, और ही वॉज नॉट वेरी वेल अवेयर अबाउट इट, बट उसको पता है कि भाई कुछ तो होने वाला है, ठीक है। तो हमारा सेक्शन 8 से 2 कॉन्सेप्ट और निकल के आते हैं भाई, पर्टिकुलर कंस्पिरेसी और हमारी सिमिलर कंस्पिरेसी, ठीक है। ये हमारे सीधा सीधा कौन से सेक्शन से भी जुड़ सकते हैं, जो हमारा कॉमन इंटेंशन का सेक्शन था ना, एक सेकेंड रुकिए, हाँ, वो हमारा भारतीय न्याय संहिता में जो कॉमन इंटेंशन का सेक्शन था उसके साथ भी सीधा सीधा जुड़ सकता है। एक बार भारतीय न्याय संहिता में, एक बार आपको तुरंत वो टॉपिक आईपीसी का तो मेरे को याद है 34 में होता है, अब एक बार भारतीय न्याय संहिता का आपको 2 मिनट में बता देता हूँ कि कौन सा होता है वो वाला सेक्शन जिसमें कॉमन इंटेंशन दी गई है, ठीक है। एक सेकेंड रुकिए, हाँ, ये हमारा सेक्शन है, सेक्शन 3 का सब सेक्शन 5 के साथ जुड़ता है सीधा सीधा, ठीक है, कॉमन इंटेंशन के साथ। सेक्शन 3 सब सेक्शन 5 और भारतीय न्याय संहिता के साथ सीधा सीधा सेक्शन 8 भारतीय साक्ष्य अधिनियम का लिंकेज है, ठीक है भैया। तो अब क्या होता है भाई, ए बी सी डी ई एफ जी एच, इसमें हमारे 8 व्यक्ति हैं, ठीक है। अब ए के ऊपर एक ही लाइबिलिटी डिसाइड कर रहा है कोर्ट, क्या जो ए है ये व्यक्ति इस कंस्पिरेसी में, षड्यंत्र में राज्य सरकार के विरुद्ध जंग छेड़ने में जुड़ा हुआ था या नहीं जुड़ा हुआ था।
तो प्रोसिक्यूशन पक्ष क्या दिखाता है कि भाई जब ए जुड़ा था ना तो ये सारे कांड हो रहे थे। यूरोप में एक जन हथियार इकट्ठे कर रहा था, सी में कोई गैंग मेंबर को, सी मुंबई में गैंग मेंबर्स को जोड़ रहा था, ठीक है। कोई एक व्यक्ति आगरा में पब्लिकेशन करा रहा था कुछ मटेरियल की जिसमें सारी डिटेल लिखी हुई थी कि प्लान को कैसे एग्जीक्यूट करना है। तो एक सारे क्या है, ये सारे के सारे रेलिवेंट फैक्ट हैं किसके प्रति, किसके अगेंस्ट, ए के अगेंस्ट भी और उन बी सी डी ई एफ जी एच के अगेंस्ट भी। ये मैं कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। अगर मान के चलिए बी और एच से, जो बी सी डी ई एफ जी एच जो ये 7 बंदे हैं, इनके बीच में ये पहले से ये हो रहे थे, ये उन्होंने ये सारे कार्य पहले ही कर लिए थे। और इसके बाद ए ज्वाइन हुआ, इन्होंने जब ये सारे कार्य कर लिए थे, सब कुछ प्लान अरेंजमेंट कर ली थी, इसके बाद ए इनके साथ जुड़ा। तो अब क्या होता है भाई, ये को बताएंगे कि हमारा प्लान क्या है, सब कुछ बताएंगे। तो ए अब क्या करेगा, इधर ए उसमें डिसेंड कर लेगा, सेट असाइड हो जाएगा, मतलब बाहर निकल जाएगा, या उसमें एग्री कर लेगा, वो उस एग्रीमेंट में आ जाएगा कि हाँ भाई मैं भी आपके साथ हूँ। तो अब क्या हो गया, अब अगर ए ने भी कुछ भी कहा ना, ए अब आ गया है कॉन्स्पिरेसी में, ए ने अब कुछ भी कहा तो वो उसके विरुद्ध तो रेलिवेंट हो गई होगा, और उस सबके विरुद्ध भी रेलिवेंट होगा। और उन्होंने बी से लेके जो एस तक जो बंदे थे, बी सी जो 7 बंदे थे, बी सी डी ई एफ जी एच, उन्होंने अब उसके पहले भी कुछ कह रखा है ना, तो वो ए के लिए रेलिवेंट होगा, ठीक है, ए के अगेंस्ट में यूज होगा। तो ये हमारा सीधा सीधा सेक्शन 8 था, जो कि सीधा सीधा कंसिपरेटर्स की रेफरेंस की बात बताता है, जो कि कॉमन डिजाइन के लिए वो करते हैं। अब कॉमन डिजाइन से क्या मतलब है भाई, एक ही डिज़ाइन है, एक ही पूरा का पूरा तरीका है सारे कंसिपरेटर का, कि कैसे एक प्लान को, एक ऑफेंस को, एक एक्शनेबल रॉन्ग को कैसे एग्जीक्यूट करना है, मतलब कैसे उसको अंतिम कमीशन उसका कैसे करना है, ठीक है। तो ये हमारा हुआ सेक्शन 8। और भी मैंने इसमें बहुत सारे नोट्स बनाए हुए हैं, तो वो मेरे नोट्स में, वो जब डायरेक्ट लेक्चर खत्म हो जाएंगे उसके बाद कराऊंगा, ठीक है। तो इसमें मेनली क्या होता है, इसमें मेनली 2 मैंने कॉन्सेप्ट अभी बताए थे, जो सेक्शन 3 सब सेक्शन 5 जो भारतीय न्याय संहिता का उसके साथ भी कनेक्ट होते हैं, इसके साथ भी होते हैं। पर्टिकुलर इंटेंशन, पर्टिकुलर डिजाइन, कॉमन इंटेंशन, कॉमन डिजाइन, ये 2 तरह के कॉन्सेप्ट हैं। इसको आप इंटेंशन बोल लीजिए, कॉमन डिजाइन बोल लीजिए, ठीक है, पर्टिकुलर डिजाइन बोल लीजिए, ऐसा बोलिए, कुछ भी बोल लीजिए, पर ये इसके साथ कॉन्सेप्ट है। अब कॉमन इंटेंशन तो क्या होती है, कॉमन इंटेंशन होती है कि भाई ओनली गैंग मेंबर्स, जो मेन गैंग मेंबर्स है उसको बस पता है कि क्या होने वाला है, ठीक है। अब पर्टिकुलर इंटेंशन क्या है भाई, ए बी सी गैंग मेंबर्स हैं, जो हेड है, मुखिया हैं, उनको पता है कि कुछ बड़ा होने वाला है। अब पर्टिकुलर इंटेंशन कौन से क्राइम्स में, ऑफेंसेस में यूज़ की जाती है भाई, ये बड़े क्राइम्स जो होते हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर असैसिनेशन है, प्रेसिडेंट असैसिनेशन है, गवर्नर को किलिंग है, इनसे एमएलए किलिंग है, एमपी किलिंग है, स्पीकर ऑफ लोकसभा, स्पीकर और चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, इनकी किलिंग है। जो ये बड़े प्लान एग्जीक्यूट होते हैं ना, इनके लिए पर्टिकुलर डिजाइन, पर्टिकुलर इंटेंशन, पर्टिकुलर नॉलेज ये काम में आती है, ठीक है। अब ये क्या होता है, ए बी सी क्या करते हैं, ये तो 3 मुख्य होते हैं गैंग के, पर ए 5 व्यक्तियों को और ज्वाइन करता है, वो 5 अपने आप में अनजान है, ठीक है। ए जो 5 व्यक्ति है, ए व्यक्ति 1 को, व्यक्ति 1 को क्या बोलता है कि तुझे गाड़ी लेके आनी है, व्यक्ति बी को बोलता है तुझे गन्स लेके आनी है, व्यक्ति सी को बोलता है तेरे को एसिड लेके आना है, व्यक्ति डी को बोलता है तेरे को सिलेंडर लेके आने, व्यक्ति ई को बोलता है कि तेरे को क्या करना है, तेरे को जनरेटर लेके आना है, भाई कुछ काम होगा। तो ये सीधे सीधे क्या बात हो रही है यहाँ पे, तो ए बी सी के बीच में तो कॉमन इंटेंशन है, लेकिन जो व्यक्ति 1 है, व्यक्ति बी है, व्यक्ति 1 2 3 4 5 जो ए ने अपने जो हायर किए हैं, वो सारे आपस में भी अननोन है, बस वो ए को जानते हैं, और उन्हें ये पता है कि भाई कुछ बड़ा कांड होने वाला है, इसलिए इसने हमको रखा है नौकरी पर, ठीक है, इसलिए हमें रखा है। और जो वो 5 व्यक्ति जिसको ए ने हायर किया है, वो ना तो बी को जानते हैं, ना वो 5 व्यक्ति सी को जानते हैं, ठीक है। और ऐसे में अब बी ने भी 5 व्यक्ति को और हायर कर लिया, अब वो 5 व्यक्ति भी, उनका भी कुछ अलग अलग काम उसने उड़ा दिया, मतलब उनको कुछ काम दे दिया बी ने 5 व्यक्ति को। अब ना वो 5 व्यक्ति जो बी ने हायर किए, वो उन एक ए ने जो व्यक्ति 5 हायर किए थे, ना वो उनको जानते हैं, ना वो ओनली बी को जानते हैं। भाई बी ने जो हायर किया वो बी को जानेंगे, वो ए को क्यों जानेंगे, और एक गैंग मेंबर जो ए ने हायर किया उसको क्यों जानेंगे। तो ऐसे ये होता है, इसको बोलते हैं पर्टिकुलर नॉलेज, पर्टिकुलर इंटेंशन बोलते हैं इसको, पर्टिकुलर। भाई अब इनकी पर्टिकुलर कंसिपरेसी है, ठीक है, ये बस आपस में जानकार हैं, ये एक दूसरे को नहीं जानते, बस इनको जिसने हायर किया उसको जानते हैं। और ये बस जो सारे ये छोटे छोटे मोहरे हैं, ये बस ये जानते हैं कि कुछ, हाँ कुछ बड़ा होने वाला है, मतलब कुछ ऑफेंस या एक्शनेबल रॉन्ग, कुछ कांड होने वाला है, ठीक है, ये बस ये जानते हैं। पर ये इनको एक्चुअल प्लान का नहीं पता, एक्चुअल प्लान तो ओनली ए बी सी जो एक्चुअल में मुखिया है इस गैंग के कंसिपरेसी को, उनको पता है, ठीक है। पर ये भी जो ये सारे और ये जो छोटे छोटे मोहरे, जो छोटे छोटे और गैंग मेंबर जोड़ लिए जाते हैं ए बी सी द्वारा, ये क्या होंगे, ये सीधे सीधे क्या होंगे, इनके बीच में पर्टिकुलर कंसिपरेसी होगी, ठीक है। हाँ होंगे तो ये भी कंसिपरेटर्स, पर इनके बीच में पर्टिकुलर कंसिपरेसी साबित करेगा अभियोजन पक्ष, प्रोसिक्यूशन, सरकारी वकील, ठीक है। तो यह हमारा होता है पूरा सेक्शन 8 कंप्लीट, जो कि 20 मिनट में पूरा का पूरा समझाया। अब
अब इसकी देखिए 2-3 इसमें जजमेंट लिखी गई है, नीचे वो पढ़ लेते हैं। सेक्शन 8 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के केस लॉज लिखे गए हैं, तो देखिए केस लॉज इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है इसके। सेक्शन 10 ऑफ एविडेंस एक्ट प्रोवाइड यूनिक एंड स्पेशल रूल ऑफ एविडेंस टू बी फॉलोड इन केस ऑफ कंसिपेसी। अब जो कि मैंने पहले बताया, जो सेक्शन 8 भारतीय साक्ष्य अधिनियम है वो पहले सेक्शन 10 एविडेंस एक्ट था वो ही बता रहा है कि सेक्शन 8 भारतीय साक्ष्य अधिनियम क्या प्रोवाइड कराता है, एक यूनिक, एक मतलब यूनिक बहुत अलग तरीका और स्पेशल रूल, बहुत ही स्पेशल रूल ऑफ एविडेंस, किसका, गवाही का, सबूत का, टू बी फॉलोड इन केस ऑफ कंसिपेसी। और वो किस में फॉलो करा जाना चाहिए, किस में उसके पीछे पीछे जाना चाहिए, एक केस, एक मुकदमा जब निकल के आता है जिसमें कंसिपेसी होती हुई दिख रही है, एक षड्यंत्र बनता हुआ दिख रहा है। और षड्यंत्र कितने लोग बनाते हैं, 2 और मोर पर्सन षड्यंत्र बनाते हैं, कंसिपेसी बनाते हैं, ठीक है। अब देखिए वंस कंडीशन गिवन देयर इन आर फुलफिल्ड। अब जो कंडीशन सेक्शन 8 भारतीय साक्ष्य अधिनियम में दी गई है वो सारी की सारी कंडीशन शर्तें फुलफिल हो जाती हैं। स्टेटमेंट मेड बाय वन कंसिपरेटर विल बी टेकन एज एविडेंस अगेंस्ट ऑल अदर कंसिपरेटर। तो जो कथन एक कंसिपरेटर ने बोला तो वो कथन सभी कंसिपरेटर के विरुद्ध अब क्या होने वाला है, वो उनके विरुद्ध अगेंस्ट में यूज आने वाला है, ठीक है। और उसके विरुद्ध तो आएगा वो, और औरों के विरुद्ध भी अब यूज में आने वाला है वो गवाही एक कंसिपरेटर की, ठीक है। तो एक इसमें हेल्ड हुआ था याकूब अब्दुल रजाक मेमन, याकूब अब्दुल रजाक मेमन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2013 सुप्रीम कोर्ट। इस केस लो में ये हेल्ड हुआ था। दोबारा केस लो का नाम बता रहा हूँ, याकूब अब्दुल रजाक मेमन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2013 सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम केस लो, एडमिसिबिलिटी ऑफ स्टेटमेंट्स मेड बाय कंसिपरेटर। अब क्या स्वीकारोक्ति रहेगी, जो कथन किसने मेड किए हैं, कंसिपरेटर ने, षड्यंत्रकर्ताओं ने मेड किया, ठीक है। अब देखिए स्टेटमेंट मेड बाय कंसिपरेटर, कथन जो मेड किए हैं कंसिपरेटर ने, षड्यंत्रकर्ताओं ने, आफ्टर दे आर अरेस्टेड आर नॉट एडमिसिबल। और जब मेड किए हैं, जब मेड किया है, जब उनको पकड़ लिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है, तब वो एडमिसिबल, जब वो स्वीकारोक्तीय नहीं रहेंगे। बिकॉज बाय दैट टाइम कंसिपरेसी वुड हैव एंडेड। बिकॉज क्योंकि जब जैसे वो गिरफ्तार हो जाते हैं तो कंसिपरेसी जो षड्यंत्र है वो खत्म हो चुका होता है, ठीक है। तो इसलिए वो एडमिसिबल नहीं रहेंगे। ये कौन से केस लो में हेल्ड किया गया था, स्टेट एंड सिटी ऑफ दिल्ली वर्सेस नवजोत संधू 2005 सुप्रीम कोर्ट। स्टेट एंड सिटी ऑफ दिल्ली वर्सेस नवजोत संधू 2005 सुप्रीम कोर्ट। तो सीधा सीधा क्या कह रखा है, जब 2 या अधिक व्यक्ति कंसिपरेशन कर लेते हैं, कंसिपरेसी में आ जाते हैं और एक एक्शनेबल रॉन्ग या ऑफेंस करने के लिए, तो वो ड्यूरिंग द कंसिपरेसी जो भी बताते हैं, जब कंसिपरेसी कॉमन डिजाइन की एक्टिव रहती है एक ऑफेंस और एक्शनेबल क्लेम करने के लिए, जब तो वो सारी चीज़ें एडमिसिबल है, स्वीकारोक्ति है, वो उनमें से कोई भी कुछ बोलेगा दूसरे के विरुद्ध वो टक्कर में लगेगी, एविडेंस माना जाएगा, रूल ऑफ एविडेंस है, ठीक है। लेकिन जैसे वो उनको पुलिस पार्टी ने गिरफ्तार कर लिया, सीबीआई ने, ईडी ने, किसी ने भी गिरफ्तार कर लिया, अब उन्होंने जो कुछ भी बोला पुलिस पार्टी के आगे, तो वो एडमिसिबल नहीं होगा, ठीक है, वो एडमिसिबल नहीं होगा। ये तो सीधी सीधी बात है, वो एडमिसिबल नहीं होगा। अगर होगा भी तो सीधा सीधा वो क्या, आर्टिकल 20 क्लोज 3 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के वोलेटिव हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि भाई कोई भी एक व्यक्ति, कोई भी अथॉरिटी एक व्यक्ति को कंपेल नहीं कर सकती कि तुम कुछ बात बोलो। अगर वो कुछ बात बोलेंगी तो इररेलीवेंट हो जाएगा, रेलिवेंट नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये हमने 2 केस लॉस पढ़े सेक्शन 8 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के। अब हम अपना अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 9 भारतीय साक्ष्य अधिनियम का। भाई सेक्शन 9 भारतीय साक्ष्य अधिनियम का सेक्शन 11 जो इंडियन एविडेंस एक्ट का उससे रिप्लेस किया गया है, ठीक है। अब सेक्शन 9 भारतीय साक्ष्य अधिनियम का रेजुडरी एंट्री दे रहा है, ठीक है। जो फैक्ट, जो तथ्य कहीं भी रेलिवेंट नहीं होगा ना, वो सेक्शन 9 में रेलिवेंट हो जाएगा, ठीक है। जो तथ्य एक केस से जुड़ा हुआ, सिविल केस, फौजदारी केस से जुड़ा हुआ कोई तथ्य है जो रेलिवेंट दिख रहा है, संदर्भित दिख रहा है, और जो सेक्शन 4 से लेकर सेक्शन 50 तक कहीं भी रेलिवेंट नहीं होता दिख रहा, तो सीधा सीधा कहाँ रेलिवेंट हो जाएगा, वो सीधा सीधा सेक्शन 9 में रेलिवेंट होता हुआ दिखाई देगा भारतीय साक्ष्य अधिनियम के, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 9 का इंडेक्स। When facts not otherwise relevant become relevant, जब तथ्य वैसे तो संदर्भित नहीं थे पर संदर्भित कब हो जाते हैं, वो हम सेक्शन 9 में पढ़ेंगे। अब बॉडी पढ़ता हूँ, फैक्ट्स नॉट अदरवाइज रेलिवेंट आर रेलिवेंट। तथ्य वैसे तो वो संदर्भित नहीं थे पर संदर्भित रेलिवेंट कब हो सकते हैं, ये पढ़िए। 1, इफ दे आर इनकंसिस्टेंट विद एनी फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट। जब वो तथ्य बिल्कुल इनकंसिस्टेंट थे। भाई सब्सटेंटिव लॉ भारतीय न्याय संहिता हमारा सब्सटेंटिव लॉ है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमारा आईसी हमारा सब्सटेंटिव लॉ है। अब उसमें जो सब्सटेंटिव लॉ की जो इंग्रेडिएंट्स दिए गए हैं, ठीक है। अब वो कोई तथ्य एक केस का है, भाई वो जो केस का तथ्य है, जो सर्कमस्टांसेस है केस के, जो फैक्ट्स है केस के, वो जो सब्सटेंटिव लॉ में भारतीय न्याय संहिता में और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो एसेंशियल्स दिए गए हैं उससे मेल ही नहीं दिखा रहे, इनकंसिस्टेंट है। मतलब इनकंसिस्टेंट का मतलब मेल नहीं खा रहे। जो भाई सब्सटेंटिव लॉ में लिखा हुआ है जिसका पार्टी रिलीफ मांग रही है, उससे वो उसके तथ्य मेल नहीं खा रहे, तो क्या होगा, वो फैक्ट
वो फैक्ट रेलिवेंट नहीं होगा उस केस में, ठीक है। अब दूसरा देखिए, इफ बाय देमसेल्व्स और इन कनेक्शन विद अदर फैक्ट्स, या वो फैक्ट्स अपने आप में या कनेक्शन में किसी और अन्य फैक्ट के साथ, दे मेक द एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ इन फैक्ट इन इशू, या तो वो खुद से ही अस्तित्व दिखा देते हैं किसी फैक्ट इन इशू का, ठीक है। फैक्ट इन इशू क्या होता है, जो आप फैक्ट इन इशू होता है जो सब्सटेंटिव लॉ में दिया जाता है, जिसके ऊपर एक व्यक्ति केस डालता है, जो एक राइट एंड रेमेडी लेना चाहता है कोर्ट से, तो सब्सटेंटिव लॉ के तहत वो फैक्ट इन इशू रेलिवेंट हो जाता है, या तो खुद से हो जाता है या और तथ्यों के साथ जुड़कर हो जाता है, ठीक है। तो कह रहा है दे मेक द एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ एनी फैक्ट इन इशू, तो ऐसे खुद से रेलिवेंट हो जाता है, और या किसी और के कनेक्शन के साथ जुड़कर फैक्ट बन जाता है, रेलिवेंट बन जाता है, और किसको सीधा सीधा वो उत्पन्न कर देता है, सीधा सीधा किसको वो एग्जिस्टेंस अस्तित्व में ला देता है, अस्तित्व बना देता है, नहीं अस्तित्व नहीं बनाता है, किसका बना नहीं बनाता है, बना देता है किसका, फैक्ट इन इशू का। और फैक्ट इन इशू क्या होता है भाई, वही सब्सटेंटिव की मेन रिक्वायरमेंट और रेलिवेंट फैक्ट, या एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस किसकी प्रूव कर देता है, रेलिवेंट फैक्ट की। अब रेलिवेंट फैक्ट भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कहाँ दिए गए हैं, सेक्शन 4 से लेकर सेक्शन 50 तक दिए गए, उनकी अस्तित्व या उनका ना अस्तित्व, उनका होना या ना होना बता देता है, ठीक है। फैक्ट हाईली प्रोबेबल और इम्प्रोबेबल, और फैक्ट इन इशू को सीधा सीधा क्या, उनका एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस सीधा सीधा क्या दर्शा रहे हैं कि भाई एक फैक्ट इन इशू या तो प्रोबेबल है, कोई प्रूडेंट मैन उसके बारे में सोच सकता है, या फिर वो हाईली इम्प्रोबेबल है, कोई भी उसको आम बुद्धि का आदमी सोच नहीं सकता कि ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो वो सेक्शन 9 में जो फैक्ट वैसे तो रेलिवेंट नहीं थे केस में, तो अब वो रेलिवेंट संदर्भित हो जाएंगे, ठीक है। तो यह था हमारा सेक्शन 9। अब हम इसके इलस्ट्रेशन पढ़ते हैं, इसके भी मैंने नोट्स बनाए वो बाद में पढ़ाऊंगा, ठीक है। अच्छा, ये हमने सेक्शन 9 में बेरेट से पढ़ा। अब देखते हैं इलस्ट्रेशन, सेक्शन 9 की इलस्ट्रेशन ए। द क्वेश्चन इज, एक प्रश्न उठता है, वेदर ए कमिटेड अ क्राइम एट चेन्नई, कि ए ने क्या क्राइम कमिट किया है, एक अपराध कमिट किया चेन्नई में, ऑन अ सर्टेन डे, एक कोई दिनांक होगी, उस दिनांक जो क्वेश्चन में होगी, क्या उस दिन ए ने चेन्नई में कोई क्राइम कमिट किया है, ठीक है। ये एक प्रश्न उठता है केस में, फौजदारी केस में, क्रिमिनल केस में। द फैक्ट डेट, अब एक तथ्य दिखाया जाता है, ऑन दैट डे ए वॉज एट लद्दाख इज रेलिवेंट, एक तथ्य दिखाया जाता है कि जिस दिन भाई ये आप कह रहे हो ना कि चेन्नई में अपराध कमिट किया इन्हें, उस दिन तो ये लद्दाख में था, तो कह रहा है वो रेलिवेंट हो जाएगा, वो संदर्भित हो जाएगा, ठीक है। इसको सीधा सीधा हम क्या बोलते हैं, प्ली ऑफ एलिबाय, इसको बोलते हैं हम प्ली ऑफ एलिबाय। आई वॉज एल्सवेयर, मैं कहीं और था, आप मेरे को कह रहे हो मैं चेन्नई में मैंने अपराध कमिट किया, पर मैं आपको अब देखो अपने सबूत अपने गवाह पेश करता हूँ, मैं उस दिन लद्दाख में था, अपनी छुट्टियाँ मना रहा था, तो आप कह सकते हो प्ली ऑफ एलिबाय आप ले रहे हो, ठीक है। तो अब देखिए द फैक्ट दैट, अब एक तथ्य और दिखाया जाता है, नियर द टाइम व्हेन द क्राइम वाज कमिटेड, कि नियर द टाइम उस समय के दौरान जिस समय क्राइम चेन्नई में कमिट किया गया, ए वॉज एट अ डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेस वेयर इट वॉज कमिटेड, ए थोड़े से डिस्टेंस पर ही था, मान लो 20-30-25 किलोमीटर के अंतर्गत ही था जहाँ वो ऑफेंस कमिट हुआ चेन्नई में, ठीक है। विच वुड रेंडर इट हाईली इम्प्रोबेबल दो नॉट इम्पॉसिबल दैट ही कमिटेड इट इज रेलिवेंट, तो यह इससे क्या समझ में मिलता है, ये इससे क्या समझ में मिलता है, विच वुड रेंडर इट हाईली इम्प्रोबेबल, या तो भाई वो ऐसे डिस्टेंस में था कि बिल्कुल उसका आना संभव ही नहीं था चेन्नई में वापस, भाई 20-25-30 किलोमीटर में था, पर मान के चलिए वो जंगल में था, वो ट्रैकिंग करने गया हुआ था, ठीक है। तो मान के चलिए चेन्नई के वो जंगलों में ट्रैकिंग करने गया था, और वो पैदल था, अब वो क्या वहाँ से 20-25 किलोमीटर वहाँ आ सकता है क्राइम कमिट करने, ठीक है, उस टाइम के दौरान ही, ठीक है। आप देखिए दो नॉट इम्पॉसिबल, पर कह रहा है वो इम्पॉसिबल सा भी नहीं लगता, क्या मेरा भाई आ भी सकता है, 20-25 किलोमीटर में तो है, डैट ही कमिटेड, कि भाई उसने कमिट किया भी हो सकता है, इज रेलिवेंट, तो वो भी रेलिवेंट संदर्भित तथ्य हो सकता है, ठीक है। तो ये सीधा सीधा एग्जांपल बता रहा है हमारा इलस्ट्रेशन है, प्ली ऑफ एलिबाय, जो कि बहुत आपने मूवीज़ में देखा होगा, पुलिस वाली ये जो फेक पुलिस वाले बने रहते हैं, एक्ट्रेस, ये जो प्ली ऑफ एलिबाय, हिज एलिबाय प्रूव्स ही इज प्रूविंग हिज एलिबाय ऐसे चिल्लाते रहते हैं, तो ये असली एलिबाय होता है। आई वॉज एल्सवेयर, जब भाई आप मेरे को कह रहे हो कि ऑफेंस कमिट हुआ चेन्नई में, अपराध कमिट किया हुआ आपके द्वारा चेन्नई में, पर मैं कह रहा हूँ मैं उस टाइम जिस टाइम अपराध कमिट आप कह रहे हो उस टाइम तो मैं लद्दाख में था, देखो मैं अपने होटल में मौज मार रहा था, ये देखो मैं उस टाइम रिसेप्शन पे था, रेस्टोरेंट में डिनर कर रहा था, ये देखो सीसीटीवी फुटेज, ठीक है। तो एलिबाई यहाँ पर वर्क कर जाएगी। अब मान के चलिए ये तो चेन्नई और लद्दाख का एग्जांपल हो गया, उनके और जो नियर बाई की जगह उसको तो मेरे का नहीं पता। अब मैं देखो गुरुग्राम का एक एग्जांपल बताता हूँ। अब गुरुग्राम में भाई एक जगह है सेक्टर 15 गुरुग्राम, ठीक है। तो सेक्टर 15 गुरुग्राम में ए रहता है और एक बी व्यक्ति रहता है जिसका मर्डर कमिट हुआ है, मतलब जिसकी हत्या हुई है, ठीक है। ये अभी पता नहीं है ए ने करी है किसी और ने करी है, पर पुलिस पार्टी किस पर शक कर रही है, ए पर शक कर रही है गुरुग्राम के, जो कि सेक्टर 15 में रहता है। तो अब उसको वो पुलिस पार्टी पकड़ लेती है, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन में वो कहता है सर ये जिस टाइम ऑफेंस कमिट हुआ ना, मैं तो चंडीगढ़ में था,
आप कह रहे हो कि भाई 5 बजे इस पे पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बोला गया है कि भाई 30 जून 2024 को 5 PM पर इसको इवनिंग में बी का मर्डर कमिट हुआ और आप मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे हो। उस टाइम तो मैं 5 बजे तो चंडीगढ़ में था। अब चंडीगढ़ गुरुग्राम के सेक्टर 15 से कम 300 किलोमीटर दूर है। तो क्या ये रेलिवेंट हो सकता है? क्या 300 किलोमीटर क्या व्यक्ति आ सकता है 5 बजे? भाई आ सकता है, भाई लगता भी आ भी सकता है, तो ये भी रेलिवेंट हो सकता है। अब क्या जो ए ने कहा पे चंडीगढ़ में था, अगर वो वहाँ के सबूत दिखाता है तो क्या वो रेलिवेंट हो सकता है? ऑब्वियसली वो भी रेलिवेंट हो सकता है, संदर्भित हो सकता है। अब वहीं ये कहता कि मैं चंडीगढ़ में नहीं था, ये कहता है जी मैं तो गोवा में था। तो क्या अब एक आम बुद्धि का व्यक्ति सोच सकता है कि भाई ऑफेंस तो कमिट हुआ है गुरुग्राम के सेक्टर 15 में और गोवा यहाँ से भाई 2000 किलोमीटर दूर। अब क्या ए 5 बजे वह ऑफेंस करने गुड़गांव आ सकता है और तुरंत गोवा भाग सकता है? भाई बिल्कुल भी है, इम्पॉसिबल है। वो शक्तिमान थोड़ी है। वो अपने अगर वो गोवा में था वो अपने एविडेंस दिखा देगा कि देखा जी मैं इस रिजॉर्ट में मौज मार रहा था, ठीक है, तो मैं इस रिजॉर्ट में मौज मार रहा था, ये मेरी CCTV फुटेज देखो, ये देखो मेरे होटल के मैनेजर मुझे से पूछ लो, ये मेरे बिल देखो, जो आपको तफ्तीश करनी कर लो, मैं तो जी बिल्कुल बेगुनाह हूँ, मैं तो अपने गोवा में मौज मार रहा था, मेरे को लेना देना नहीं, किसी ने भी की हत्या कर दी, ठीक है, ये ठीक है। और बेशक से ये और कह दे भाई सही है मर गया, सही है मर गया, इससे थोड़ा शक तो जाएगा, लेकिन वो कह दे बेशक से कोई दिक्कत नहीं है, सही है मर गया, था मेरा दुश्मन, तो उस पर थोड़ा शक तो जाएगा, पर क्या है कोई एविडेंस तो नहीं रहेगा ना भाई मैं तो गोवा में था। लेकिन ऐसा बोलना नहीं चाहिए। क्यों बोलेगा वो? अपने पैर पर खुद क्यों लाड़ी क्यों मारेगा? ठीक है, कई होते हैं ऐसे पागल, बोल देते हैं। जैसे हमारे पास एक केस आया था, उसमें ऑफेंस तो किसी और ने एक व्यक्ति को कमिट कर दिया था, पुलिस ने उसके पुराने दुश्मन को पकड़ लिया था। अब वो कह रहा जी मैं तो बाहर था का ही, मैं तो थाईलैंड घूमने गया था, लेकिन बाद में जाते जाते पुलिस वाले को ये और कह दी सही है मर गया, तो पुलिस ने उसको पकड़ लिया, उस पर थोड़ी और इन्वेस्टिगेशन तेज करी, फिर उसको कुछ नहीं पाया गया तो उसको इन्वेस्टिगेशन में फ्री कर दिया था। तो यह भी होता है, ठीक है। अब तो ये होता है प्ली ऑफ एलिबाई, ठीक है। एलिबाई की स्पेलिंग बता दूं, बहुतों को दिक्कत आएगी इसमें, ALIBI एलिबाई, ठीक है। और ये प्ली होती है, एक डिफेंस होता है जो कि अक्यूज देता है, जिसको पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन के दौरान फंसाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो अब सेक्शन 9 में हमारी प्ली ऑफ एलिबाई रेलिवेंट हो जाएगी, ठीक है। अब हम इलस्ट्रेशन बी पढ़ते हैं हमारे सेक्शन 9 का। द क्वेश्चन इज, एक प्रश्न उठता है, वेदर ए कमिटेड अ क्राइम, कि ए ने एक क्राइम, एक ऑफेंस, एक अपराध कमिट किया है, घटित किया है। द सर्कमस्टांसेस आर सच दैट द क्राइम मस्ट हैव बीन कमिटेड ईदर बाय ए बी सी और डी। और हालात ऐसे दिखा रहे हैं कि भाई क्राइम या तो ए ने नहीं किया ना, तो या तो ए ने किया है या बी ने किया हो सकता है, या सी ने किया हो सकता है, या डी ने किया हो सकता है। ए और बी और सी और डी, इन्होंने इन चारों में से किसी एक ने किया, ठीक है। अब देखिए, एवरी फैक्ट विच शोज दैट द क्राइम कुड हैव बीन कमिटेड बाय नो वन एल्स, हर तथ्य जो दिखाते कि क्राइम भाई बी ने भी नहीं किया, सी ने भी नहीं किया और डी ने भी नहीं किया, हर तथ्य जो ये शो करते हैं, एंड दैट इट वाज कमिटेड बाय ईदर बी सी और डी इज रेलिवेंट, या फिर हर तथ्य क्या दिखाते हैं, एंड दैट इट वाज नॉट कमिटेड बाय ईदर बी सी और डी इज रेलिवेंट, और तथ्य यह भी दिखाते हैं कि भाई क्राइम ना तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता लग गया, ना तो बी ने किया है, ना सी ने किया है, ना डी ने किया है, तो सीधे सीधा क्या रेलिवेंट होगा भाई क्राइम में? फिर तो ए नहीं किया है, तो ये क्या होगा? ये भी रेलिवेंट हो जाएगा। क्या अब सेक्शन 4 से लेकर सेक्शन 50 में कहीं ये दिया गया था? नहीं। अब ये तथ्य कहीं नहीं दिए गए थे, तो ये सेक्शन 9 भारतीय साक्ष्य अधिनियम में रेलिवेंट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सेक्शन 9 भारतीय साक्ष्य अधिनियम में रेलिवेंट हो जाएंगे, संदर्भित हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ हमारा खत्म होता है सेक्शन 9 की बेयर एक्ट रीडिंग, जो कि मैंने भारतीय साक्ष्य अधिनियम के बेयर एक्ट से पढ़ाई। अब इसके केस लॉ थोड़े से देख लेते हैं। सेक्शन 9 भारतीय साक्ष्य अधिनियम की थोड़ी जजमेंट्स देख लेते हैं। अब देखिए, केस लॉ, प्ली ऑफ एलिबाई का केस लॉ है। देखिए अब नेचर, इसकी श्रेणी क्या रहती है? देखिए, वर्ड एलिबाई मीन्स एल्सवेयर, वर्ड जो शब्द एलिबाई है उसका मतलब क्या है? एल्सवेयर, जी मैं तो कहीं और था। प्ली ऑफ एलिबाई टेकन बाय डिफेंस इज रिक्वायर्ड टू बी प्रूव्ड ओनली आफ्टर प्रोसिक्यूशन हैज प्रूव्ड इट्स केस अगेंस्ट अक्यूज्ड। अब जो प्ली ऑफ एलिबाई, जो डिफेंस, जो अपराधी का वकील, जो अपराधी लेता है, तो वो कब कोर्ट मांगता है कि उसको प्रूव करा जाए, साबित करा जाए? ओनली आफ्टर प्रोसिक्यूशन हैज प्रूव्ड इट्स केस, सिर्फ उसके बाद आप प्ली ऑफ एलिबाई ले सकते हो कि जब प्रोसिक्यूशन ने अपना केस प्रूव कर दिया हो, साबित करके रख दिया हो, तब आप प्ली ऑफ एलिबाई ले सकते हो अगेंस्ट अक्यूज। तब जब प्रोसिक्यूशन ने अपना केस, अभियोजन पक्ष ने अपना केस अक्यूज के विरुद्ध प्रूव करके रख दिया, तब अगर अक्यूज्ड या अक्यूज का वकील प्ली ऑफ एलिबाई का डिफेंस ले लेता है, पूरी की पूरी स्टोरी की पलट के रख देता है, तो ये रेलिवेंट हो जाएगा, ठीक है भाई। प्रोसिक्यूशन ने पूरा का पूरा केस प्रूव करके रख दिया कि ए ने मर्डर किया है, बी का सेक्टर 15 गुरुग्राम में ए ने गोली मारी है, उन्होंने फिंगरप्रिंट वगैरह सब कुछ दिखा उखा के सब कुछ प्रूव करके रख दिया। वहीं अब वकील, अक्यूज का वकील डिफेंस ले रहा है, भाई ये ए ने, जब आप बता रहे हो कि
सेक्टर 15 गुरुग्राम में 5 बजे बी को गोली मारी, ये तो गोवा में था। ये देखो अब बी ए के वकील ने क्या किया, अक्यूज के वकील ने क्या किया, पूरी की पूरी स्टोरी को पलट के रख दिया, पूरी की पूरी स्टोरी को पलट के रख दिया। अब रखी की रखी रह गई अभियोजन पक्ष की स्टोरी। एक व्यक्ति, भाई मानोगे आप, वहाँ हो सकता है, वहाँ गोवा में हो सकता है, गुड़गांव में हो सकता है, 5 बजे कहाँ हो सकता है, वो सबूत दिखा रहा है। अब कोर्ट तो सबूत मांगती है, अपने बोल वचन थोड़ी मांगती है प्रोसिक्यूशन के, ठीक है, तो ये रेलिवेंट हो जाएगा। अब ये केंद्र से केस लो में हल किया गया था, दर्शन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 2016 सुप्रीम कोर्ट। कौन से केस लो में हेल्ड किया गया था ये, कि प्ली ऑफ एलिबाय अक्यूज्ड का वकील डिफेंस तभी लेगा जब प्रोसिक्यूशन अपना केस अक्यूज के विरुद्ध प्रूव कर चुका होगा, ठीक है। तो कौन से केस लो में हेल्ड किया गया था, दर्शन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 2016 सुप्रीम कोर्ट में ये हेल्ड किया गया था, ठीक है। अब हम एक और केस लो पढ़ते हैं, स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ। अब भाई इस सबूत के क्या स्टैंडर्ड रहेगा, मतलब इसकी श्रेणी, ये किस रेशियो तक रहेगा, ठीक है। अब देखिए, अब प्ली ऑफ एलिबाय मस्ट बी प्रूव्ड, जो प्ली ऑफ एलिबाय है उसको मस्ट है, उसको साबित करना ही पड़ेगा विद एब्सोल्यूट सर्टेनिटी। और किसके साथ, एब्सोल्यूट सर्टेनिटी, भाई पूरी निश्चितता के साथ, भाई निश्चित हालातों के साथ उसको प्ली ऑफ एलिबाय को साबित करना ही पड़ेगा। ऑब्वियसली कौन करेगा, अक्यूज, अपराधी साबित करेगा। so as to completely exclude the possibility of the presence of the person concerned at the place of occurrence, ताकि ये कोर्ट कंप्लीटली क्या कर दे, कंप्लीटली अपने मन में बैठा ले, एक्सक्लूड कर दे कि हाँ भाई जिस टाइम अपराध कमिट हुआ, ये अक्यूज जिसके ऊपर केस चलाया जा रहा है, ये अक्यूज, ये अपराधी उस जगह पर था ही नहीं, प्लेस ऑफ अकरेंस पे जहाँ अपराध घटित हुआ ये वहाँ था ही नहीं। तो क्या होगा, सीधा एब्सोल्युटली सर्टेनिटी होगी, तभी कोर्ट उसको डिस्चार्ज करेगा ना, तभी कोर्ट उसको एक्यूट कर देगा अक्यूज्ड को। तो एब्सोल्यूट सर्टेनिटी होनी चाहिए। तो ये स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ दिखाया गया कि भाई एब्सोल्यूट सर्टेनिटी होनी चाहिए, जो कि कंप्लीटली एक्सक्लूड कर दे पॉसिबिलिटी को, हर संभावना को, कि ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द पर्सन कंसर्न एट द प्लेस ऑफ अकरेंस, की भाई जो प्लेस ऑफ अकरेंस थी जहाँ ऑफेंस कमिट हुआ था, एक्शनेबल रॉन्ग कमिट हुआ था, अक्यूज्ड वहाँ पर था ही नहीं। हर पॉसिबिलिटी कोर्ट के मन में, कोर्ट ऑफ सेशन या फिर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के मन में यह बैठानी पड़ेगी, वो भी एब्सोल्यूट सर्टेनिटी के साथ, निश्चितता के साथ, ठीक है। तो ये कौन से केस लो में हेल्ड किया गया था, यह केस लो था स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस नरसिंह राव गंगाराम पिंपल 1984 सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो ये कौन से केस लो में हेल्ड किया गया था, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस नरसिंह राव गंगाराम पिंपल 1984 सुप्रीम कोर्ट में हेल्ड किया गया था, ठीक है। अब नेक्स्ट केस लो पढ़ते हैं, देखिए, अ प्ली ऑफ एलिबाय हैज टू बी प्रूव्ड, तो प्ली ऑफ एलिबाय को साबित करना पड़ेगा टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ द कोर्ट, और जब तक कोर्ट संतुष्ट नहीं हो जाता उस हद तक प्ली ऑफ एलिबाय को अक्यूज के वकील को अक्यूज को साबित करना पड़ेगा। तो यह कौन से केस लो में हेल्ड किया गया था, सोमा भाई वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 1975 सुप्रीम कोर्ट, सोमा भाई वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 1975 सुप्रीम कोर्ट, सोमा भाई वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 1975 सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो आई थिंक ये 3 केस लोज बहुत ही लिखने के लिए ठीक है, मेंस में आप लिख सकते हो, और इनमें ये जो छोटी छोटी चीज़ें हेल्ड की गई थी आप ये भी लिख सकते हो, ठीक है भाई। मैं तो जो मेरे गुरुजी लिखवाते हैं मैं मेंस में कभी भी उनको नहीं लिखूंगा, क्योंकि वो केस लो ज़्यादा टिपिकल हैं, और ये केस लो जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की हमारी ईबीसी के बेयर एक्ट में लिखे हुए हैं ये बहुत ही ईजी से हैं, ठीक है। तो मैं उनको भी लिख दूंगा अगर वो याद रहेंगे, और इनको भी लिख दूंगा अगर ये याद रहेंगे, तो आप भी ऐसे ही करना, ठीक है। तो मेरे एक फ्रेंड हैं जो कि दिल्ली में मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट MM है, ठीक है। तो वो कह रहे थे, अब वो अभी फ़िलहाल वर्किंग MM है, तो वो कह रहे थे भाई मैं जब मेरा मेंस का पेपर था क्रिमिनल लॉ का 200 जजमेंट्स याद करके गया था, मेरे जो गुरुजी ने मेरे को लिखवाई थी उनमें से मेरे को 10 जजमेंट भी मौके पर याद नहीं आई थी। तो हमें जजमेंट को कैसे याद करना चाहिए भाई, डेली रट्टा लगाना चाहिए, दिमाग में रट्टा लगाना चाहिए, जजमेंट तो तभी याद होंगी। ये जजमेंट ऐसे वैसे नामों की है, कॉमन नामों की नहीं होती। अब सोमा भाई हमारा तो नाम नहीं है, हमारे घर में भी किसी का नाम नहीं है, मेरे दोस्त का भी किसी का नाम नहीं है। तो सोमा भाई वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात तो रट्टा लगाने से याद होगी, ठीक है। और इसमें क्या हेल्ड किया गया था वो भी रट्टा ही लगाना पड़ेगा। देखिए कुछ चीज़ कंसेप्ट से समझी जा सकती है और कुछ चीज़ रट्टा लगाने से समझी जा सकती है। तो ठीक है, अगर भाई हमें रट्टा लगाने से हम जज बन सकते हैं तो हम वो भी करेंगे, क्योंकि हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारी पॉलिसी क्या है पढ़ने के पीछे की, हमें या तो जज लगना है या फिर एक ऐसा एडवोकेट बनना है जो कि पूरे इंडिया में सबसे टॉप का हो, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 10 भारतीय साक्ष्य अधिनियम का। आप देखिए
फैक्ट्स टेंडिंग टू एनेबल कोर्ट टू डिटरमाइन अमाउंट आर रेलिवेंट इन सूट्स फॉर डैमेजेस। तो सीधा सीधा ये सिविल केस की बात हो रही है। डैमेजेस में जो केस डलते हैं लॉ ऑफ टोर्ट्स में, जो टोर्ट्स के केस होते हैं जिसमें कंपनसेशन और डैमेजेस दिला जाता है एक व्यक्ति को, ठीक है। तो मान के चलिए ए ने बी की पिटाई कर दी, ए ने बी की पिटाई कर दी, बी ने ए के ऊपर पुलिस केस तो करवाया, लेकिन बी ने ए के ऊपर एक सिविल केस भी डाल दिया। तो वो सिविल केस किस में डालेगा? लॉ ऑफ टोर्ट्स में डालेगा, ठीक है। कि भाई जी कोर्ट में जज साहब को बताएगा ए ने जी मेरे को बहुत पीटा, मेरे मुंह पे इतने डंडे मारे, मेरा मुंह बाका हो गया, टेढ़ा हो गया, मेरे को पैसे दिला जाए 2 करोड़ रुपए से, मैं अपनी सर्जरी करवाऊंगा। तो ये क्या होता है? ये सिविल केस में ये होता है, ठीक है। उसका कैरेक्टर अब देखिए सेक्शन 10 हम पढ़ेंगे, बॉडी पढ़ेंगे। इन सूट्स इन विच डैमेजेस आर क्लेम्ड। तो हमारे यही केस में एक दीवानी मुकदमा है जिसमें डैमेजेस, जिसमें नुकसान मांगा गया है, क्लेम किया गया। हमारे वाले केस में ए ने बी की ठुकाई करी और बी का मुंह टेढ़ा हो गया, बी का मुंह बाका हो गया, तो अब क्या होगा? बी का मुंह बाका हो गया तो अब क्या होगा? बी ए पे पुलिस केस तो करवाएगा, उसके साथ साथ सिविल केस भी कर देगा कि भाई जो इसने मेरा मुंह बाका किया है उसके लिए क्या किया जाए? मेरे को इससे 1 करोड़ का कंपनसेशन दिया जाए। अब मैं अपनी न्यूजीलैंड में जाके सर्जरी करवाना चाहता हूँ, ठीक है। अपने मुंह को, जो मेरा मुंह बाका किया गया था उसको बदलवाना चाहता हूँ, ठीक है। ऐसी की बात है। अब देखिए, अब मैं इसलिए करता हूँ कि ये आपका मन बना रहा है। अब देखिए, एनी फैक्ट विच विल एनेबल द कोर्ट टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ डैमेजेस। अब कोई भी ऐसा तथ्य है जो कोर्ट को मदद करेगा, अदालत को मदद करेगा क्या करने में? एनेबल द कोर्ट टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ डैमेजेस। एनेबल करेगा क्या? कोर्ट को उस राह पर ले जाएगा जो कि कोर्ट तय कर सके कि भाई कितने इसने, जो प्लेंटिफ ने जो अमाउंट ऑफ डैमेजेस मांगे हैं, क्या इसको वह मिलने चाहिए? कोई भी भाई तथ्य दिखाया जाता है केस में। तो देखिए, विच ought टू बी अवॉर्डेड इज रेलिवेंट, कि भाई इतने डैमेजेस इसको बी को अवॉर्ड करने चाहिए, सोना देने चाहिए। तो कोई भी तथ्य अगर ए दिखाता है या बी दिखाता है तो वो रेलिवेंट होंगे एक केस में, ठीक है। अब मान के चलिए ए ने बी का मुंह तो तोड़ा, और बी ने क्या किया था भाई? ए को ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन दी थी। बी ने ए की माँ बहन की, मदर एंड सिस्टर के बारे में गंदी गालियाँ दी थी। अब ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन में आके ए ने बी का मुंह तोड़ दिया। अब ये क्या होगा? तो भाई ये फैक्ट कि बी भी भाई अब्यूजिव लैंग्वेज यूज कर रहा था, तो ये फैक्ट एक सिविल केस में, डैमेजेस वाले केस में रेलिवेंट हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा 100%, ठीक है। अब देखिए, अब क्या होता है? अब मान के चलिए ए ने बी का मुंह तोड़ा, उसका बी का मुंह बाका कर दिया, टेढ़ा कर दिया। अब बी उससे मांग रहा है लॉ ऑफ टोर्ट्स में 1 करोड़ रुपए अपनी सर्जरी के लिए, अपने डैमेजेस मांग रहा है कि मेरे को भुगतान चाहिए। उसने सिविल कोर्ट में केस डाला हुआ है। अब एक फैक्ट दिखाता है कि सर इसने 2 दिन पहले मेरे इतने डंडे मारे थे मेरी कमर में, देखिए। वो अपने मेडिकल रिपोर्ट लगा देता। तो ये क्या होता है? और ए ने उसकी अब रिपोर्ट नहीं करी थी, क्रिमिनल केस नहीं चला था, और ए ने अब क्या किया? सीधा क्या किया? उसमें काउंटर क्लेम भी रेज कर दिया उसके बी के केस में। सीधा लॉ ऑफ टोर्ट्स में भी काउंटर क्लेम रेज कर दिया ए ने कि मेरे भी इसने डंडे मारे थे, मेरे को भी इसके डंडे मारने वाला जो इसने मारे थे वो भी मेरे को इससे पैसे वापस दिलाओ, मतलब इससे डैमेजेस दिलाओ पीछे। तो ए काउंटर क्लेम भी रेज कर सकता है। काउंटर क्लेम कहाँ रेज होता है? सीधा बता दीजिए, ठीक है। ऑर्डर 8 रूल 6 कैपिटल ए में सीपीसी में काउंटर क्लेम रेस हो सकता है, ठीक है। डिफेंडेंट काउंटर क्लेम एक प्लेंटिफ पर रेस कर सकता है उसके ही सूट में, उसको कोई अलग से सूट डालने की जरूरत नहीं है। वो प्लेंटिफ उसके ऊपर सूट डालेगा, डिफेंडेंट बोलेगा अच्छा तू मेरे से ये मांग रहा है, अब तू मेरे को ये दे, तूने ही तो मेरे साथ यह किया था, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है। तो ये हमारा हुआ सेक्शन 10। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 11, फैक्ट्स रेलिवेंट व्हेन राइट और कस्टम इज इन क्वेश्चन। वो तथ्य संदर्भित हैं जब एक राइट, जब एक अधिकार या कस्टम, कोई रीति रिवाज ही क्वेश्चन में है, प्रश्न में है, तो वो तथ्य रेलिवेंट संदर्भित हो जाएंगे। तो ये आज का हमारा सेक्शन 11, आज का हमारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम का लास्ट सेक्शन रहेगा जिसको हम रीड करेंगे, ठीक है। इसमें हम केस लॉस भी रीड करेंगे और इलस्ट्रेशन भी इसमें दिया हो। तो सेक्शन 11 आज का हमारा रहेगा। देखिए, अब सेक्शन 11 की मैं बॉडी पढ़ता हूँ। वेयर द क्वेश्चन इज एज टू द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी राइट और कस्टम। जहाँ एक प्रश्न उठ जाता है, और प्रश्न क्या है कि भाई अस्तित्व है किसी अधिकार का, अस्तित्व है किसी रीति रिवाज का। द फॉलोइंग फैक्ट्स आर रेलिवेंट। तो ये नीचे जो ए और बी में जो फैक्ट्स दिए गए, तथ्य दिए गए, यही रेलिवेंट होंगे। अगर कोई को क्वेश्चन उठ जाता है कि क्या क्वेश्चन उठ जाता है कि कोई अस्तित्व है इस अधिकार का, कोई अस्तित्व है इस रीति रिवाज का, तो ये जो ए और बी में तथ्य दिए ये रेलिवेंट होंगे। अब देखिए, ए एनी ट्रांजेक्शन, कोई भी ट्रांजेक्शन बाय विच द राइट और कस्टम इज इन क्वेश्चन वाज क्रिएटेड। कोई भी ट्रांजेक्शन जिससे जो राइट, जो अधिकार प्रश्न में है, जो कस्टम, जो रीति रिवाज प्रश्न में है, वो क्रिएट हुए थे, मतलब उत्पन्न किए गए थे, तो वो क्या है? वो ट्रांजेक्शन अगर दिखा दी जाती है तो वो रेलिवेंट हो जाएंगे। आगे देखिए, क्लेम्ड, भाई मांगे गए थे, राइट या रीति रिवाज मांगे गए थे किसी ट्रांजेक्शन से, तो वो भी रेलिवेंट हो जाएंगे। मॉडिफाइड, अदला बदली हुई थी राइट और उसमें कस्टम में, ठीक है, रीति रिवाज में और अधिकार में, तो वो भी रेलिवेंट हो जाएंगे, ठीक है।
रिकॉग्नाइज्ड किसी ने पहचान की थी इस रीति रिवाज की या इस अधिकार की, तो वो भी रेलिवेंट हो जाएंगे। असर्टेड किसी रीति रिवाज ने, किसी व्यक्ति ने, किसी सरकार ने या किसी जजमेंट में असर्ट किया गया था, बोला गया था कि भाई इनको ये हक दिया जाता, तो वो भी रेलिवेंट हो जाएंगे। और डिनाइड असर्ट किया गया था, हाँ हामी भरी गई थी, या डिनाइड ना नामी भरी गई थी, ठीक है, तो वो भी रेलिवेंट हो जाएगा। और विच वॉज इनकंसिस्टेंट विद इज एग्जिस्टेंस, या एक रीति रिवाज जो प्रश्न में है, जो अधिकार प्रश्न में है, वो इनकंसिस्टेंट है, वो ट्रांजेक्शन उसको, उस रीति रिवाज को इनकंसिस्टेंट दिखा देती है, भाई ये तो बिल्कुल था ही नहीं, तो वो भी रेलिवेंट हो जाएगा, ठीक है। तो आर विद इट्स एग्जिस्टेंस, उसका अस्तित्व इनकंसिस्टेंट है, तो वो भी रेलिवेंट हो जाएगा, ठीक है। अब बी पढ़ते हैं, पर्टिकुलर इंस्टांसेस इन विच द राइट और कस्टम वाज क्लेम्ड। अब कोई पर्टिकुलर, भाई किसी दिन एक अधिकार और कोई रीति रिवाज में कोई अधिकार मांगे गए थे, कोई ऐसा दिखाया जाता है, कोई एक दिन बताया जाता है। अब देखिए इसका एग्जांपल बहुत याद दूंगा, आप देखिए रिकॉग्नाइज और एक्सरसाइज, और इन विच इट्स एक्सरसाइज वाज डिस्प्यूटेड, कोई अधिकार था, कोई रीति रिवाज था जिसकी एक्सरसाइज को डिस्प्यूट, एक डिस्प्यूट के क्वेश्चन में उठाया गया था, ठीक है। अजर्टेड और डिपार्टेड फ्रॉम, या फिर अजर्ट किया गया था, डिपार्टेड किया गया था, मतलब अलग किया गया था, तो वो भी रेलिवेंट हो जाएगा, ठीक है। अब मान के चलिए एक जैसे पर्दा नशीन लेडी होती है, तो जो पर्दा नशीन लेडी, आप पता है, जो पर्दे में रहती है, जो लोग वाग जनरल वर्ल्ड को अपना मुंह नहीं दिखाती, वो पर्दे में रहती है हमेशा, ठीक है। वो अपने हस्बैंड को ही अपना मुंह दिखाती है और अपने फैमिली मेम्बर्स को भी अपना फेस दिखाती है, वो पर्दे में रहती है। तो एक क्वेश्चन उठ गया तमिलनाडु के कोर्ट में, कि क्या क्वेश्चन उठ गया कि नॉर्थ इंडिया में क्या ये रीति रिवाज है कि नॉर्थ इंडिया में एक लोकेलिटी में जिसमें वो पर्दा नशीन लेडी रहती है, अब वो तमिलनाडु में जाके कुछ सिविल एक्टिविटी में फंस जाती है, तो तमिलनाडु की कोर्ट में क्वेश्चन उठ जाता है, क्या नॉर्थ इंडिया में यह रीति रिवाज है, कस्टम है कि इस महिला को अधिकार दिया जाता है कि ये पर्दे में रहे। तो अब वो महिला क्या करेगी, महिला अब सीधा सीधा क्या फैक्ट दिखाई दी। अब ये भाई जो क्वेश्चन है भाई, ये अब जो ये राइट और कस्टम क्रिएट जहाँ से हुए थे उसके बारे में फैक्ट शो कर देगी, ठीक है, क्लेम्ड कर देगी, ठीक है, मॉडिफाइड कर देगी, रिकॉग्नाइज कौन सी सोसाइटी ने, कौन से समुदाय ने पर्दा नशीन लेडी को रिकॉग्नाइज किया उसके बारे में अगर बता देगी उस तमिलनाडु वाले कोर्ट को, तो 100% तमिलनाडु वाला कोर्ट अपनी बुद्धि में डाल लेगा कि हाँ भाई ये राइट और कस्टम जो क्वेश्चन में थी इसको साबित कर दिया गया है, ये एक रेलिवेंट फैक्ट है। अब ये भाई इसको हम कोर्ट से छुट्टी दे रहे हैं, सिविल केस में इस पर्दा नशीन लेडी को आने की जरूरत नहीं है, इसकी अपीयरेंस पे हम माफ़ी लगा रहे हैं, ठीक है। तो यह था हमारा प्यारा सा एग्जाम्पल एक सेक्शन 11 भारतीय साक्ष्य अधिनियम का, ठीक है। बस इसमें इतना इंपॉर्टेंट ये सेक्शन है नहीं, थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसे बस राइट और कस्टम याद कर लीजिए, रीति रिवाज और अधिकार प्रश्न में है जब कौन सा सेक्शन रेलिवेंट हो जाएगा, और ए और बी इसमें क्रिएशन, क्लेम्ड, मॉडिफाइड, रिकॉग्नाइज, असोसिएटेड और डिनाइड वाले जो फैक्ट शो करते हैं एग्जिस्टेंस, तो वही रेलिवेंट होंगे। सीधा सेक्शन 11 भारतीय साक्ष्य अधिनियम में दिया गया, ये याद कर लीजिए, ठीक है। अब हम इसका इलस्ट्रेशन पढ़ते हैं, देखिए। द क्वेश्चन इज वेदर ए हैज़ अ राइट टू अ फिशरी, एक प्रश्न उठता है क्या ए का अधिकार है एक फिशरी पर, ठीक है। फिशरी भाई कोई फिशरी होगी, मतलब एक समुंदर में कोई नदी में कोई तालाब में वो कोई फिशरी कर रहा होगा, वो उसने उसको केस डाला होगा, तो यही क्वेश्चन उठता था क्या ए का अधिकार है इस फिशरी के बिजनेस पर। ए डीड कन्फरिंग द फिशरी ऑन एज एंड सिस्टर, ए एक डीड दिखाता है, जो उस डीड में क्या लिखा होता है कि भाई जो फिशरी है ना ये मेरे एंसिस्टर्स के पास थी, मेरे पूर्वजों के पास थी। अ मॉर्गेज ऑफ द फिशरी बाय एज फादर, अब फिर जो ए के एंसिस्टर्स जो भाई उसके फादर भी होंगे, तो अब उसके ए के फादर ने उस फिशरी का मॉर्गेज कर दिया था, ठीक है, किसी मॉर्गेजी को दे दी होगी, भाई पैसे ले लिए होंगे। अब देखिए, अ सब्सिक्वेंट ग्रांट ऑफ द फिशरी बाय एज फादर irreconcilable with the mortgage, particular instances in which A's father exercised the right or in which the exercise of the right was stopped by A's neighbors are relevant fact। तो यही कह रहा है भाई। अब सीधा ए का ही प्रश्न उठता था, क्या ए के ऊपर कोर्ट ने प्रश्न उठाया, एक केस में प्रश्न उठाया कि ए का अधिकार है क्या इस फिशरी की राइट पर, अधिकार है इसका। तो ए का एक मॉर्गेज डीड ले आता है, जो कि कभी उसके फादर ने एक मॉर्गेज डीड बनाई होगी उसी फिशरी के ऊपर और पैसे किसी से लिए होंगे मॉर्गेजी से, तो अब वो भाई उसने फिशरी की जो डीड दिखाई दी, तो क्या ये रेलिवेंट नहीं होगी। भाई ए उसका पुत्र है, ठीक है, उसके पास अपने पापा का जिसके उसने मॉर्गेज करवाई थी उसकी फिशरी लैंड को, उस नदी को जिसमें फिशरी पालन कर रहा था वो, अब उसी का प्रश्न उठता है। तो अब ये क्लियरिफाई नहीं हो जाएगा कि भाई ए के पूर्वजों के पास ये फिशरी की राइट थी, तो ये अब रीति रिवाज और अधिकार सीधा रेलिवेंट नहीं हो जाएगा, सीधा हो जाएगा अनलेस एंड अनटिल रिवर्टेड, कि भाई वो मॉर्गेजी, अब मॉर्गेजी ने केस डाला हुआ कि भाई जो इसके पापा ने जो मॉर्गेज करवाई हुई थी ना उसके पैसे अब तक नहीं भरे, तो मैं इसके पापा ने अब तक रिडीम ही नहीं करवाया, तो मैं फोरक्लोजर करवा रहा हूँ, क्या पता फोरक्लोजर का केस डाला हो, ठीक है। फोरक्लोजर मतलब
मॉर्गेज जब पैसे वापस नहीं करता तो मॉर्गेज फोरक्लोजर का केस डालता कि भाई बंद करो, इससे बस की नहीं है पैसे देने, आप जो इसकी लैंड लून है मेरे नाम करो, ठीक है। तो यह होता है। तो अब क्या पता मॉर्गेज का ही फोरक्लोजर का केस डलाओ और ए का पापा मर गया हो, अब ए का पर्सन उठता है क्या इसके ऊपर फिशरी का अधिकार है, तो अगर वो दिखा देगा, क्या दिखा देगा कि भाई हाँ मेरे पापा ने ये मॉर्गेज प्रॉपर्टी रखी थी जिस पर फिशरी बनी हुई है और ये मेरे पापा ने, या फिर मैं इसका ऋण उतारने के लिए रेडी हूँ तो इस पर मेरा ये अधिकार है, तो ये रेलिवेंट हो जाएगा। और अगर अब डिफेंडेंट यह बोल देता है कि भाई हाँ इसके पापा ने क्या करी थी, हाँ हमें गिरवी रखी थी, पर ये कौन सी, ये भाई एक मॉर्गेज ऐसी थी जिसमें इसके पापा ने टाइटल डीड डिपॉजिट कर दी थी और हमें पोजेशन में पठा दिया था फिशरी की। तो अब क्या होता है, क्या ये दिखा रहा है एक का उस पर अधिकार है? बिल्कुल भी नहीं दिखा रहा। वो उन्होंने सूट डाला हुआ है फोरक्लोजर का, तो हल्का हल्का दिखा तो रहा है कि एक अधिकार है, बट अब वो लाइबल भी है ए भाई, अब उससे पैसे लिया वो लाइबल भी है, ठीक है। अभी जितनी भी उसके हैंड में अब प्रॉपर्टी आएगी ए के हैंड में उसके पापा की, तो वो लाइबल भी है, उन क्रेडिटर्स को देगा भी वो, जो डिग्री होल्डर कोड बनाएगा, ठीक है। तो यह था हमारा सेक्शन 11 भारतीय साक्ष्य अधिनियम का। आप पढ़ेंगे इलस्ट्रेशन इसकी, जो कि हाँ इलस्ट्रेशन ही तो थी, या सॉरी इलस्ट्रेशन हमने पढ़ ली, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके 2 केस लॉस पढ़ते हैं जो कि और भी अच्छे तरह से सेक्शन 11 समझ में आ जाएगा। देखिए रेलिवेंस ऑफ एविडेंस, अब भाई क्या संदर्भ है एक गवाही का, ठीक है। अब देखिए जजमेंट इन अ प्रीवियस सूट, एक निर्णय आया था कोई पिछले दीवानी मुकदमे का, बिटवीन सेम पार्टीज इज रेलिवेंट, और एक केस डला हुआ था ए वर्सेस बी के बीच में जो पहले डला हुआ था, मान के चलिए 2015 में डला हुआ था, उसका तो एक जजमेंट आ चुकी है, और एक और अब नया केस डल गया 2024 में ए वर्सेस बी। तो कह रहा है उसकी जजमेंट जो पुराने वाले केस की थी वो सेम पार्टीज के बीच में वो रेलिवेंट हो सकती है, संदर्भित हो सकती है। पीस ऑफ एविडेंस इफ इट हैज अ मटेरियल बियरिंग ऑन द कंट्रोवर्सी अराइजिंग फॉर डिसीजन इन द सब्सिक्वेंट सूट, तो जो 2015 वाले एविडेंस जो जजमेंट में जो फाइंडिंग्स जो निर्णय कोर्ट ने दिया था, अगर 2024 वाले केस में वही सेम टू सेम मुद्दे के ऊपर लड़ाई है ए और बी के बीच में, तो वो पिछली जजमेंट 2015 वाली 2024 वाले केस में रेलिवेंट हो जाएगी और क्या करेगी, रेस जुडिकेटा का रोल प्ले करेगी, ठीक है, सेक्शन 11 सीपीसी का, ठीक है। तो ये रेलिवेंट हो जाएगी। तो कौन से केस लो में हेल्ड किया गया था ये, मधुकर डी शिंदे वर्सेस ताराबाई अब्बा शेगड़े, मधुकर डी शिंदे वर्सेस ताराबाई अब्बा शेडगे, ठीक है, मधुकर डी शिंदे वर्सेस ताराबाई अब्बा शेडगे 2002 सुप्रीम कोर्ट इसमें हेल्ड किया गया था, ठीक है। आप देखिए एग्जिस्टेंस ऑफ राइट, अस्तित्व बता रहा है अधिकार का, तो ये जजमेंट आप देखिए द पर्टिकुलर राइट की एक निश्चित अधिकार जो पता है कौन सा मेरा अधिकार है, ठीक है, शुड बी अजर्टेड, तो वो हाँ में अजर्ट करना चाहिए, बोला जाना चाहिए, बाय द ट्रांजैक्शन, किस द्वारा, कोई ट्रांजैक्शन लेन देन होती है तो उसमें अजर्ट करना चाहिए, भाई आपके पास एक अधिकार है तो आप बोलोगे ना हाँ मेरा ये अधिकार है, अजर्ट करोगे, ठीक है। एंड नॉट इन द ट्रांजैक्शन, तो कह रहा है अजर्ट आप पहले ही कर दोगे, ट्रांजैक्शन के दौरान नहीं करोगे, ठीक है, पहले ही बता दोगे हाँ इसमें मेरा अधिकार है, फिर आप उस ट्रांजैक्शन में आओगे। अब ट्रांजैक्शन में आप आ गए हो और एक अगले व्यक्ति को पता नहीं आपका अधिकार है, फिर आप बीच में आके बोल रहे हो कि हाँ मेरा अधिकार है, तो नहीं, इस ऐसा नहीं होगा। स्टार्टिंग में आप अजर्ट कर दो कि हाँ इस ट्रांजैक्शन में मेरा अधिकार है, तो ये भी रेलिवेंट हो जाएगा। कौन से केस लो में हेल्ड किया गया था, भगवती प्रसाद साहा वर्सेस रामेश्वरी कुएर 1951 सुप्रीम कोर्ट, भगवती प्रसाद साहा वर्सेस रामेश्वरी कुएर 1951 सुप्रीम कोर्ट इसमें हेल्ड किया गया था, ठीक है। अब तो ये हमारे आज हमने पढ़े पूरे के पूरे सेक्शन 8, सेक्शन 9, सेक्शन 10 और सेक्शन 11, तो हमने 8 से लेकर सेक्शन 11 तक भारतीय साक्ष्य अधिनियम के आज पूरे किए, बेयर एक्ट लेक्चर हमने पूरा किया। देखो मैं थोड़ा बहुत इंटरप्रिटेशन बीच बीच बता रहा हूँ, मेरे नोट्स मान के चलिए अब इन 8, 9 सेक्शन 8, 9 सेक्शन 10, 11 जो कि मेरे नोट्स है, कम से कम मेरे को 2 घंटे लग जाएंगे समझाने में, तो मैं फुर्सत से जब डिटेल की फाउंडेशन क्लास और लूँगा, अभी तो ये रैपिड डिटेल क्लास चल रही है तो उसमें अच्छे से बताऊंगा पूरा का पूरा सारा क्या मामला होता है इनके बारे में, ठीक है। कंसिपरेटर के नोट्स बताऊंगा, ठीक है, प्ली ऑफ एलिबाई के नोट्स बताऊंगा, ठीक है भाई, सिविल केस में डैमेजेस के अमाउंट कैसे थोड़े रेलिवेंट होते हैं, प्लेंटिफ को कब थोड़ा कम खर्चा डैमेजेस मिल सकते हैं, जब उसका ही अगर वही ज़्यादा डिफॉल्ट में है, ठीक है, उसकी एक्टिविटी रॉन्ग है प्लेंटिफ की, तो सेक्शन 11 में उसको, सेक्शन 10 में उसको खर्चे कम मिल सकते हैं, ठीक है। लॉ ऑफ टॉर्ट में सेक्शन 11 के नोट्स बताऊंगा, राइट ऑफ कस्टम के, ठीक है। तो ये मैं फाउंडेशन क्लास लूँगा उसमें बताऊंगा, अभी तो ये हमारी रैपिड डिटेल क्लास चल रही है सिर्फ और सिर्फ प्रोविजंस को पढ़ने में। तो यह थी हमारी आज की वीडियो जिसमें मैंने बहुत सारे केस लॉस पढ़ाए और सेक्शन 8 से लेकर सेक्शन 11 भारतीय साक्ष्य अधिनियम का पूरा इंटरप्रिटेशन बेयर एक्ट से आपको पढ़ाया है, ठीक है। और हमने 5, 6, 7, 8 जजमेंट भी करी, ठीक है इसमें। तो कल हम कंटिन्यू करेंगे हमने सेक्शन 12 के साथ साथ, ठीक है। सो थैंक यू, बाय बाय, सी यू टुमारो, बाय बाय।